Hi everybody, I hope you are doing really great. My dear friends, good evening to you all. Today we are going to cover another most important standard of CA inter audit. स्टैंडर्ड का नाम है सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन और स्टैंडर्ड का नंबर है सर SA 505. One of the most important and one of the most easiest standard of CA inter audit. सर इसको है कि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं ना बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी देता है 4 से 6 नंबर के स्कोर करने की बड़े आराम से। 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। नाउ फोकस फॉर यू इज, आपको थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द लेक्चर यू शैल हैव टू स्टे अटेंटिव, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। रिटन प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, जहां मेमोरी टेक्निक की जरूरत होगी वहां वो मिलेगी। इसमें बहुत सा कॉन्सेप्चुअल और इजी कंटेंट है तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं बेवजह तुम्हें जबरदस्ती मेमोरी टेक्निक दे करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वी विल डू दिस स्टैंडर्ड वेरी स्मूथली, वेरी इजीली। जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द लेक्चर। चलिए सर, लेट्स अंडरस्टैंड हमेशा की तरह, जैसा कि हम हमेशा सबसे पहला थॉट समझते हैं कि यार आखिर ये स्टैंडर्ड इस दुनिया में आया क्यों, आखिर ये स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में क्यों आया। सर दिस स्टैंडर्ड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बिगेस्ट फेकूज ऑफ आवर लाइफ। सबकी लाइफ में लोग होते हैं जो फेंकते हैं लंबी लंबी। आपके दोस्त होंगे, फैमिली में होंगे, रिश्तेदार होंगे जो लंबी लंबी फेंकेंगे। यार मैं तो 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आया, मेरा तो 65 आ गए। लगता है 60 में से 60 प्लस में 5 नंबर ग्रेस। नहीं होता है ऐसे। बच्चे फेंकते हैं अपनी रैंक को लेके, फेंकते हैं मैं ऑल इंडिया रैंक ये, मैं ऑल इंडिया रैंक वो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेके। सर क्या ये फेंकना यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, ये फेंकना यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फेंकना टिल द एंड ऑफ योर करियर। आपको लाइफ में ऐसे बहुत से क्लाइंट्स मिलेंगे जो लंबी लंबी फेंकेंगे। वो ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगे कि आप घबरा जाओगे। अबे इतना सारा रिसीवेबल खड़ा है, इतना सारा पेबल खड़ा है, इतना सारा प्रॉफिट खड़ा है, इतना सारा बैंक में पैसा खड़ा है, इतना सारा FD में पैसा खड़ा है, ये क्लाइंट क्या कर रहा है? फेंक रहा है लंबी लंबी। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, आपने क्लाइंट्स की बैलेंस शीट P&L देखा, 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, पैसा कितना आया? 2 करोड़। बाकी कहां है? रिसीवेबल खड़ा है, 998 करोड़ रिसीवेबल है। सर सेल कर चुके, पैसा लेना बाकी है, ये लंबी लंबी फेंक रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? कंफर्मेशन लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? कंफर्मेशन लेनी चाहिए। सर किससे? दोस्तों से नहीं, वो जो फेंक रहे हैं उनको फेंकने दो, एंजॉय करो। एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न, एज फार एज क्लाइंट इज कंसर्न, क्लाइंट से आपको 100% कंफर्मेशन लेनी चाहिए। वो कंफर्मेशन हम किससे लेंगे, कैसे लेंगे, क्या डिजाइन होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट व्हाई दिस स्टैंडर्ड? सिंपल आंसर सर ऐसा है, देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी 100 करोड़ की सेल दिखा रखी है, 97 करोड़ रिसीवेबल है। पूरी बैलेंस शीट अगर हम झांक के देख रहे हैं ना सर, तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिसीवेबल और पेबल ही है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी इतनी नहीं है, इन्वेंट्री इतनी नहीं है, रिसीवेबल बहुत खड़े हैं। अब क्लाइंट क्लेम कर रहा है कि मैंने एक पार्टी से 100 करोड़ रुपए लेने हैं। अरे उस पार्टी से जाके पूछ लो ना भाई, क्या तूने हमारे क्लाइंट के 100 करोड़ देने हैं? क्लाइंट क्लेम कर रहा है कि मेरे 500 करोड़ के क्रेडिटर है, कि मैंने 500 करोड़ किसी के देने हैं, मेरी बुक्स में क्रेडिटर आ रहे हैं। एज ऑडिटर थर्ड पार्टी से पूछ लो ना भाई, हमारा क्लाइंट तो कह रहा है 500 करोड़ देने, क्या आपने 500 करोड़ लेने हैं? क्लाइंट क्लेम कर रहा है कि मैंने एक स्पेसिफिक बैंक के अंदर 150 करोड़ की FD करा रखी है, ये मेरी एसेट्स है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, लिक्विड एसेट्स है मेरी ये। बैंक से पूछ लो ना यार जाके, HDFC से चिट्ठी लिखो उसको। हमारा क्लाइंट कह रहा है यार कि आपके बैंक में क्लाइंट की 150 करोड़ की FD है, बैंक भी जरा अपना रिकॉर्ड चेक करके बता दे, क्या आपके बैंक में हमारे क्लाइंट की 150 करोड़ की FD एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? ये इसको क्या कहते हैं प्रोसेस को? जब ऑडिटर डायरेक्टली थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करता है, कंफर्मिंग पार्टी से कम्युनिकेट करता है रिटर्न में,
किस लिए? टू कंफर्म सर्टेन बैलेंसेस, टू कंफर्म सर्टेन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। कुछ भी कंफर्म करना हो यार, कुछ भी कंफर्म करना हो सकता है। हमें किसी एग्रीमेंट की टर्म्स में कंफ्यूजन हो सकती है, किसी अकाउंट बैलेंस में कंफ्यूजन हो सकती है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या है ऑडिटर के पास पावर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एज आई सेड, थर्ड पार्टीज के नाम पे पैसा देना खड़ा है, पैसा लेना खड़ा है, इन्वेस्टमेंट्स खड़ी हैं, पूरे बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस वजह से सीए इंस्टीट्यूट को समझ में आया कि यार दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर। इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक्सटर्नल कंफर्मेशन नाम का स्टैंडर्ड बना दिया, जिसका नंबर है SA 505, जो स्पेसिफिकली बोलता है कि ऑडिटर के पास ये पावर है। जो भी उसको मटेरियल कंफर्मेशन चाहिए, चाहे वो अमाउंट की हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की हो, चाहे वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की हो, जो उसके क्लाइंट ने थर्ड पार्टीज के साथ अग्री कर रखे हैं, ऑडिटर को ये पावर दी गई 505 में कि ऑडिटर के पास ये पावर है तो थर्ड पार्टी से डायरेक्टली पूछ ले। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फेंकने वाले मिलते हैं सर, ऑडिटर क्या है सर? कंफर्म करता है, हर किसी की बातों में नहीं आता। चलिए सर, दिस एसे इंस्पायर्ड बाय बिगेस्ट फेकूज ऑफ आवर लाइव्स, राइट? क्या है सर? बिगेस्ट फेकूज ऑफ आवर लाइव्स। एक सेकेंड, या फेकूज में नंबर 1 फ्रेंड्स सर, रैंक को लेके, अटेम्प्ट को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन डेटर्स को लेके, क्रेडिटर्स को लेके, बैंक बैलेंस को लेके, जब भी क्लाइंट की बैलेंस शीट में ऐसे बैलेंसेस खड़े हों जो थर्ड पार्टी से रिलेट करते हो, थर्ड पार्टी से रिलेट करते हो, तो हम डायरेक्टली थर्ड पार्टी से पूछ लेंगे। थर्ड पार्टी में एक दो बार बोलूंगा, इसके बाद आई विल स्टार्ट सेइंग कन्फर्मिंग पार्टी। क्या बोलेंगे? कन्फर्मिंग पार्टी, राइट? सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, बैलेंस कंफर्मेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी? ये प्रॉब्लम क्या थी सर? अरे एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्या है सर? सर ये तो क्लाइंट भी दे सकता है, लेकिन क्या क्लाइंट अगर बोल देगा तो आप मान जाओगे? क्या आपने ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड पढ़ा है? क्या आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नाम की चीज सुनी है? क्या आपने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस के बारे में जानते हैं? क्या अप्रोप्रिएटनेस के दो पार्ट होते हैं, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्या वो जानते हैं? इन सब चीजों की वजह से अगर हमने कंफर्मेशन क्लाइंट से ही ले ली तो वो टोटल हमारा प्रोसेस वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट तो कुछ भी लिख के दे देगा। अबे क्लाइंट से तो कुछ भी लिखवा लो, क्लाइंट तो बैलेंस शीट में लिख के दे ही रहा है कि मैंने 100 करोड़ देना है, 500 करोड़ देना है, 150 करोड़ बैंक में पड़े हैं, ये सब तो क्लाइंट लिख के दे ही रहा है। इसी वजह से, क्योंकि ये रिलायबल एविडेंस नहीं है, ये अप्रोप्रिएटनेस की में डाउट है इसकी, वी कैन नॉट से कि दिस क्लाइंट का लिख के देना इज रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। देयरफॉर क्या आया सर? ये SAAE नहीं है, इसलिए आया SA 505, जो किसकी बात करता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, जो बात करता है सर ऑडिटर शैल ऑब्टेन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कौन लेगा? ऑडिटर शैल ऑब्टेन। सर कैसे? एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। डायरेक्ट मतलब पार्टी सीधा मुझे भेजेगी मेरे ऑफिस के अंदर। ऐसा नहीं है पार्टी क्लाइंट को भेज रहा है, क्लाइंट PDF टू वर्ड कन्वर्ट करके उसको एडिट करके झूठे फिगर्स डाल के फिर PDF कन्वर्ट करके फिर मुझे भेज रहा है ना। डायरेक्ट क्लाइंट ने क्लेम किया HDFC बैंक के अंदर 150 करोड़ का बैलेंस खड़ा है, HDFC को चिट्ठी लिख दी हमने, बता भाई इस क्लाइंट का ये अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये पिन कोड है, ये एड्रेस है, नाम है, बता 150 करोड़ खड़ा है कि नहीं खड़ा। HDFC बैंक एज ऑडिटर मुझे डायरेक्टली बताएगा कि यार 150 करोड़ खड़ा है, या मे बी 150 करोड़ नहीं खड़ा, या मे बी 140 करोड़ खड़ा है। जो भी उसका जवाब होगा वो बताएगा कौन? लेकिन थर्ड पार्टी, यानी कि कंफर्मिंग पार्टी, यानी कि HDFC बैंक, राइट? कौन ऑब्टेन करेगा? ऑडिटर शैल ऑब्टेन। कैसे सर? डायरेक्टली। इनडायरेक्टली नहीं बॉस, डायरेक्टली इज द मेन वर्ड। क्या ओरल या रिटर्न? रिटर्न। अबे रिटर्न, ओरल नाम का ऑडिट में कुछ नहीं है। ओरल नाम का ऑडिट की बहुत एक बड़ी वो है से, द वर्क विच इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इज कंसिडर्ड एज वर्क नॉट डन। भाई जो लिखित में नहीं है ना, तुम समझो तुमने नहीं किया, एज सिंपल एज दैट। चलिए सर, ऑडिटर शैल ऑब्टेन, कौन ऑब्टेन करेगा? ऑडिटर। कैसे करेगा सर? डायरेक्टली करेगा। ओरल रिटर्न? रिटर्न सर।
किससे ऑब्टेन करेगा? फ्रॉम द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत बोल लिए, नाउ वी विल स्टार्ट सेइंग कंफर्मिंग पार्टी, राइट? कैसे सर? इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसा भी सूटेबल हो। चिट्ठी लिखनी है चिट्ठी लिखो, मेल करनी है मेल करो, जो आपको सूटेबल लगे वो करो, राइट? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टू कंफर्म इंफॉर्मेशन, या तो ऑडिटर थर्ड पार्टी यानी कि कंफर्मिंग पार्टी से पूछ सकता है कुछ इंफॉर्मेशन कि यार हमारे क्लाइंट का आपके अकाउंट में, आपके बैंक में कितना पैसा खड़ा है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अगला लिखे कंफर्मिंग पार्टी शैल आंसर 150 करोड़, 200 करोड़, 500 रुपए, 1000 रुपए, लेट देम फिल इन ब्लैंक्स। दूसरा, हम अमाउंट लिख के दे दे, यार 150 करोड़ रुपए हमारे क्लाइंट के हिसाब से आपका खड़ा है, आप बता दो सेम इससे लेना देना है या नहीं है, क्या ये सेम अमाउंट आपने इनसे लेना है या देना है? वो हाँ कर देगा या ना कर देगा, एज सिंपल एज दैट। फिर से एक बार, इसी कौन ऑब्टेन करेगा? ऑडिटर। कैसे? डायरेक्टली रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम किससे? थर्ड पार्टी से। सर पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। सर क्या पूछ सकता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कंफर्म इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड मतलब कि आप कंफर्मिंग पार्टी से कुछ पूछ भी सकते हो, कुछ कंफर्म भी कर सकते हो। पूछना मतलब आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करके दे दिया कि भाई बता दे कितना पैसा है, कितना पैसा लेना है, कितना देना है। कंफर्मिंग मतलब आपने अमाउंट डाल के दे दिया, उसको बोल दिया भाई सेम है ना, कंफर्म कर दे, कुछ डिफरेंट हो तो बता दियो। चलिए सर आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, थोड़ा और डीप डाउन करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर घुसते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे बस, मैं ये कैमरा सेट कर लूं। अबे सॉरी यार, हिल गया था। चलिए सर, अभी भी हिला हुआ है यार ये। चलो सर, क्लाइंट प्लेस पे गए, बैलेंस शीट देखी, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी थे, क्रेडिटर आ रहे थे 50 करोड़ के, फिक्स एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स आ रहे थे 10 करोड़ के, बैंक में पैसा आ रहा था 10 करोड़ का। सर अब क्रेडिटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। सर क्लाइंट कह रहा है कि मैंने 50 करोड़ रुपए क्रेडिटर्स के देने हैं। क्या एक ही पार्टी है सर? नहीं सर, बहुत सारी पार्टी है। किसी के 10 करोड़ देने हैं, किसी के 20 करोड़ देने हैं, किसी के 100 रुपए देने हैं, किसी के 10,000 देने हैं, किसी के 2 लाख देने हैं, किसी के 50,000 देने हैं, राइट? क्या कह रहा है सर क्लाइंट? क्रेडिटर देखे आपने कितना अमाउंट है सर? 50 करोड़। ए को कितना देना है? 20 करोड़। बी को कितना देना है? 5 करोड़। सी को कितना देना है? 2 करोड़। डी को कितना देना है? 10,000। ई को सर 5 लाख। फिर इसी तरीके से एफ को सर 100 रुपए, जी को सर 50,000, एच को सर 1 लाख। इसी तरीके से आपने डिटेल्ड में क्रेडिटर की लिस्ट ले ली कि भाई तू बता दे तूने 50 करोड़ रुपए जो देना है वो किस किस का पैसा कितना कितना देना है, राइट? अब प्रैक्टिकली चैलेंज क्या है, देखो सोचो यार, क्या मैं 100 रुपए के लिए भी उसको चिट्ठी भेजूंगा और 20 करोड़ के लिए भी चिट्ठी भेजूंगा? दोनों को ना इक्वल नजरिए से नहीं देख सकते हम, दोनों को ना इक्वल नजरिए से नहीं देख, क्योंकि अमाउंट में बहुत डिफरेंस है यार। इधर आ रहा है कि यार मैंने सामने वाले चाय वाले खोखे के 100 रुपए देने हैं, यहां आ रहा है बहुत बड़ा मेरा मेजर जो वेंडर है उसके मैंने 20 करोड़ देने हैं, राइट? एम्प्लॉइज के 2 करोड़ देने हैं, राइट? वो खोखे वाले के 100 रुपए देने हैं। इन तीनों चारों चीजों को ना यू कैन नॉट हैव अ लुक फ्रॉम द सेम परस्पेक्टिव, दे ऑल आर वेरी डिफरेंट। अब डिफरेंट है तो डिफरेंट तरीके भी यूज करने पड़ेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले यार आप ये सोचो कि यार एज ऑडिटर आपको बैलेंस शीट के ऊपर कंफर्ट लेना है ना। आपको बैलेंस शीट पे कंफर्ट लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सर देखो 50 करोड़ में से ना 27 करोड़ तो ये रहा, ए बी सी, 27 करोड़। अब इसके अलावा ये क्या है सर? ये भी इतना ही अमाउंट है, मान के चलो 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। सर अगर मैं इस पे भी अगर कंफर्ट ले लेता हूं ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई पे भी, तो मैं मोटा मोटा अपना 70% 80% नंबर पे कंफर्ट ले लूंगा। मतलब 50 करोड़ के क्रेडिटर है, मैंने टोटल इसमें से
40 करोड़ के समथिंग के ये 6 क्रेडिटर से रिटर्न कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर मैं ले लूं तो मेरे को ऑन एन एवरेज पूरे नंबर पे बहुत हद तक कंफर्ट आ जाएगा। ये 100 रुपए वाली मेरे को नहीं भी चाहिए है, मैं क्या करूंगा लेके। ये 10,000 वाली ठीक है यार, ये 50,000 वाली, हजारों वाली छोड़ देते हैं। हम कौन सा पूरा 100% ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हैं। वी आर ऑडिटर, वी डू आर ऑडिट बेस्ड ऑन मटीरियलिटी। ये 10,000 100 रुपए के लिए हमारे लिए मटीरियल नहीं है, बट ये जो 20 करोड़ 50 करोड़ ये सब है ना, 20 करोड़ 5 करोड़, ये बहुत मटीरियल अमाउंट है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसे 505 में सभी ऑडिटर्स को क्या किया, ऑप्शंस दिए। वो ऑप्शन क्या थे सर? पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग तुमने सोचा था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है? दोनों डिफरेंट टाइप्स की कंफर्मेशन है, दोनों डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर है। ऐसे 505 क्या कहता है कि यार देख, जो बहुत मटेरियल है ना, जैसे 20 करोड़ है, इसको तू पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज। पॉजिटिव मतलब तू ए को बोल, बी को बोल, सी को बोल, WXY को बोल कि भाई सुनो मेरी बात, ये 20 करोड़ 5 करोड़ मेरी बुक्स में पेबल है, क्या तुम्हारी बुक्स में भी इतना ही पेबल है? मुझे जरूर बता दो। सर ये तो सिंपल है ना, अभी सिंपल लग रही है, नेगेटिव बताऊंगा तो डिफरेंट लगेगी। मैं ABC WXY को बोल रहा हूं कि यार इतना मेरी बुक्स में, क्लाइंट की बुक्स में पेबल आ रहा है, क्या तुम्हारी बुक्स में भी इतना ही रिसीवेबल है? रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस नो, बता दो। अब नेगेटिव, खोखे वाला, इसको तो छोड़ ही दो। ये KLMNOPQRS ये सब क्या थे सर? 2-2 3-3 लाख वाले थे, मटेरियल थे बट ठीक थे, इतने हाई नहीं थे। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि यार तुम ना फोकस ABC पे करो, WXY पे करो। उनको जो तुमने कंफर्मेशन भेजी है ना, वैसी सेम इनको मत भेजना। इनको जब कंफर्मेशन भेजो नेगेटिव भेजो। मतलब सर KLMNOP को बोला कि KLMNOP हमारे क्लाइंट की बुक्स में आपके पेबल बैलेंसेस 2 लाख 3 लाख 4 लाख आ रहे हैं, प्लीज लेट अस नो इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन। इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, पॉजिटिव में ये वर्ड नहीं था। ये इफ देयर इज एन एक्सेप्शन सिर्फ नेगेटिव में है। मतलब अगर 2 लाख ही लेने तो मुझे रिप्लाई मत करना। ऑडिटर खुद कह रहा है कि यार 2 लाख पेबल आ रहे हैं, अगर तूने भी 2 लाख लेने हैं तो रिप्लाई मत कर, छोड़। लेकिन अगर एक्सेप्शन है, 2 के 4 लेने हैं, 2 के 20 लेने हैं, तो रिप्लाई कर दियो। पॉजिटिव में मैं ऑडिटर रिस्पॉन्स मांग रहा है इन ऑल केसेस, चाहे सेम अमाउंट है, चाहे थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी अग्री करती है, चाहे डिसअग्री करती है, चाहे बैलेंस मैच हो रहा है, चाहे एक्सेप्शंस आ रही है, हर केस में हमें रिप्लाई करके जरूर बता देना, क्योंकि हमने उसी बेस पे ही क्लोज करना है ऑडिट। इनको KLMNOP को हाँ यार तू रख, अगर सेम आ रहा है तो तू मत रिप्लाई कर, हमें तेरे 2 लाख हमें भी पढ़ने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिट्ठियां भेजते रहोगे, वो खोखे वाला पर्ची बना के भेज देगा 100 रुपए की, मैं क्या पढ़ता रहूंगा उसको? ये 50,000 60,000 2 लाख 4 लाख वाली ठीक है यार, तुमने भेज दी, अगर इतना ही है तो रिप्लाई मत करना। अगर 1 लाख का 3 लाख है, 4 लाख है, 70,000 है, 80,000 है, तो जरूर बता देना। These are two different types of confirmation। एक को बोलते हैं पॉजिटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव, जिसमें ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज रहा है कंफर्मिंग पार्टी को और बोल रहा है कि रिप्लाई इन ऑल केसेस, वो पॉजिटिव है। जिसमें ऑडिटर कंफर्मिंग पार्टी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन में लिख के बोल रहा है कि नॉट रिप्लाई इन ऑल केसेस, ओनली रिप्लाई इन केस ऑफ एनी एक्सेप्शन, प्लीज रिस्पोंड इफ देर इज एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब डिफरेंस, एक्सेप्शन मतलब डेविएशन, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन, कि तुम बोल रहे हो 50,000, वो बोल रहे हैं 10,000, तुम बोल रहे हो 50 लाख, वो बोल रहे हैं 48 लाख, वो बोल रहे हैं 52 लाख। ये क्या है? एक्सेप्शंस। तो पॉजिटिव में फिर से ध्यान में रखो, पॉजिटिव में ऑडिटर हर केस में रिप्लाई चाहता है, कंफर्मिंग पार्टी को बोलते हैं हर केस में रिप्लाई जरूर कर दियो। नेगेटिव में नहीं चाहता, नेगेटिव में बोलता भाई देख डिफरेंस है कर दियो, नहीं तो चिल मार। चलिए सर, ये है पॉजिटिव
और ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव में रिप्लाई टू ऑडिटर इन ऑल केसेस अग्री और डिसअग्री, ये मोर रिलायबल है ऑफ कोर्स। नेगेटिव में रिप्लाई ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इसीलिए इट कैन बी कॉल्ड एज लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्योंकि सर मे बी हम सोच रहे हैं ना कि कंफर्मिंग पार्टी ने चिट्ठी देख ली होगी, उसको बैलेंस सेम ही मिला होगा, इसीलिए ही उसने रिप्लाई नहीं कहा करा, हमने उसको बोला ही यही था अगर सेम मिले तो रिप्लाई मत करना। अबे हो सकता है उसने चिट्ठी खोल के भी ना देखी हो यार, चिट्ठी खोल के भी नहीं देखी तो भी रिप्लाई नहीं आएगा। चिट्ठी खोल के देखी, बैलेंस चेक किया, बैलेंस मैच हो गया, पढ़ा उसने, हर केस में रिप्लाई नहीं करना, ओनली एक्सेप्शन के केस में रिप्लाई करना, तो ये सोच के उसने रिप्लाई नहीं करा। इसीलिए दिस इज लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। चलिए सर, अब बात यह है कि आपको समझ में आ गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, किस केस में पॉजिटिव किस केस में नेगेटिव करेंगे बात। बट पॉइंट इज कि ये जो आप कर रहे हो, ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, ये कैसे भेजोगे? वुड यू लाइक टू मेक अ रील, या वुड यू लाइक टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, सोशल मीडिया, कैसे करोगे? इन ऐसे तो होती नहीं बॉस। देयर इज अ सेट प्रोसीजर इन SA 505, 4 स्टेप का प्रोसीजर है। क्या बात करता है कि हाउ टू शेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अरे कैसे भेजें कंफर्मिंग पार्टी को, डेटर को, क्रेडिटर को, बैंक को, ये चिट्ठी कैसे भेजनी है मैडम, ये बात कर रहे हैं। चलो, इट्स अ 4 स्टेप प्रोसीजर। डिटरमिन द इंफॉर्मेशन, अबे पहले तो इंफॉर्मेशन देखो ना क्या चाहिए। क्या आप कोई बैलेंस कंफर्म करना चाह रहे हो, क्या आपको पूरा अग्रीमेंट कंफर्म करना चाह रहे हो, या कुछ अग्रीमेंट की स्पेसिफिक टर्म्स है वो पूछना चाह रहे हो? पूछना क्या चाहते हो? रील देखिए ना तो ये वो है, डिटरमिन द इंफॉर्मेशन। क्या पूछना है पहले डिसाइड कर लो, फिर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट पार्टी। अबे किससे पूछना है, किससे पूछना है? CFO से पूछना है, परचेज हेड से पूछना है, सेल्स हेड से पूछना है, क्या किससे पूछना है? राइट। अभी इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट पार्टी में कौन, देखो होता क्या है, क्लाइंट को भी भेजोगे ना जनरली। अब तुम बैंक का अगर एग्जांपल लो, तुम्हारे क्लाइंट की बुक्स में आ रहा है बैंक का FD, या सम इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड, ABCD जो भी है। अब एक्सिस बैंक तो बहुत बड़ा है यार, एक्सिस बैंक तो बहुत बड़ा है, क्लाइंट ने बोल दिया एक्सिस बैंक में FD है। अब एक्सिस बैंक में किसको भेजोगे? वहां के सिक्योरिटी गार्ड को भेजोगे, एक्सिस बैंक के CEO को भेजोगे, जोनल ऑफिसर को भेजोगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट है ब्रांच मैनेजर को भेजोगे ना यार। जिस ब्रांच में क्लाइंट का अकाउंट है तुम्हें पता है, वो क्लाइंट का जिस बैंक ब्रांच में अकाउंट है वो पता है ना यार, वो पूछो उससे किस ब्रांच में है भाई। तो जिस भी ब्रांच के अंदर आपके क्लाइंट का अकाउंट है उसके ब्रांच मैनेजर को जनरली ये भेजी जाती हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ईमेल की जाती हैं, राइट। तो दैट इज वाई पॉइंट नंबर 2 इज रेलिवेंट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी बहुत बड़े आदमी को भेज दोगे, उसके पास टाइम नहीं है यार। अब एक्सिस बैंक के CEO को आपने चिट्ठी भेज दी कि भाई इस खाते के अंदर कितना बैलेंस है भाई बता दे, वो CEO यही वेला बैठा यही देखता रहेगा? नहीं, ब्रांच मैनेजर को भेजो, राइट, ही इज द अप्रोप्रिएट पार्टी। ही इज द अप्रोप्रिएट पार्टी। चलिए सर, थर्ड क्या है, डिजाइन द कंफर्मेशन। डिजाइन कर लो। डिजाइन बहुत टाइप का होता है, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने सोचा कि यार क्रेडिटर से 2 करोड़ रुपए इसका पेबल आ रहा है, मुझे क्रेडिटर से क्या, आप पहले खुद डिसाइड करो आपको चाहिए क्या। क्या आपको ये जानना है कि क्रेडिटर की किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट पैसा पेंडिंग है, उसका डिजाइन क्या होगा? आप ऑप्शन ये है कि उसे सीधा पूछ लो टोटल कितना बकाया है, हमारी बुक में 2 करोड़ है, क्या तूने 2 करोड़ लेने? दिस इज वन। सेकंड इज किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये 2 करोड़ पेंडिंग है, ये भी पूछ सकते हो। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है पार्टी जितना जवाब दे सकेगी ना आप उतना ही पूछो। सच्ची बता रहा हूं, आप फालतू पूछोगे आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, आप भेजते रहो, पॉजिटिव भी भेजो तो भी नहीं करेगा। इसीलिए डिजाइन
कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो हम नीचे पढ़ेंगे। देन फोर्थ पार्ट इज सेंड द रिक्वेस्ट एंड फॉलो। मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, वी नो दैट कंफर्मिंग पार्टी को जब ऑडिटर चिट्ठी भेजता है एंड टू गेट डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, किस लिए, टू अब वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और कंफर्म इंफॉर्मेशन, दो केस हो सकते हैं। कैसे भेजता है सर, वाया रिटर्न चिट्ठी भी भेज सकता है और ईमेल भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबके केसेस में रिस्क डिफरेंट होते हैं, इसलिए दो तरह की बनाई गई, पॉजिटिव बनाई गई, नेगेटिव बनाई गई। जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव भेजो, हर केस में रिप्लाई मांग लो। जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है, नेगेटिव भेजो। सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी को बोलो डिफरेंट हो तो बता दियो, नहीं तो मत बताइए। आगे कैसे भेजनी है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैसे भेजनी है, व्हाट्सएप पे भेजनी है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे, क्या भेजोगे भाई। एक सेट 505 में डिफाइंड प्रोसेस है 4 स्टेप का। वो 4 स्टेप का प्रोसेस कहता है कंफर्मेशन भेजने से पहले ये देख लो, इस तरीके से भेजना। डिटर्मिन द इंफॉर्मेशन टू बी सॉट, क्या पूछना चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो वो देख लो। अप्रोप्रिएट पार्टी, बैंक के केस में ब्रांच मैनेजर हो सकता है, किसी क्लाइंट के, आपका कोई क्लाइंट का जो कस्टमर है या कोई वेंडर है, उस केस में उस क्लाइंट का सीएफओ सीईओ नहीं होगा, फाइनेंस हेड होगा। तो अप्रोप्रिएट पार्टी बहुत जरूरी है जाननी। गेटिंग माय पॉइंट। डिजाइन द कंफर्मेशन, राइट, क्या मेथड यूज किया है, एजर्शंस क्या क्या कंफर्म करना चाह रहे हो, रोमम कितना ज्यादा है, क्या उस पार्टी की एबिलिटी भी है, प्रायर एक्सपीरियंस कैसा, क्या वो रिप्लाई करती है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस मांग लिए थे, उसने बंदे ने रिप्लाई ही नहीं किया। प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा है कि इससे ज्यादा डिटेल मांग लो, बंदा इग्नोर कर देगा। उतना ही पूछो जितना जवाब दे पाए, एक बैलेंस पूछना, टोटल बैलेंस बता दे भाई, राइट। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। चलिए सर, 4 स्टेप प्रोसीजर। अब before we move ahead, let's have a look what's there in the book. चलिए सर, लेट्स हैव अ लुक essay 505 क्या बोलता है। essay 505 deals with auditors use of external confirmation procedure. The objective of the auditor is to design and perform such procedure to obtain relevant and reliable audit evidence. सर क्या होती है, external confirmation may be defined as audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from the third party. Third party को आगे से हम क्या बोलेंगे, confirming party, in paper form or electronic or other media. सर पॉजिटिव क्या होती है, whether the confirming party agrees or disagrees, right? A request that the confirming party respond कर रही है कंफर्मिंग पार्टी, वेदर द कंफर्मिंग पार्टी अग्रीज और डिसअग्रीज, राइट। नेगेटिव आप पढ़ लेना, आई एम जस्ट गिविंग यू ए क्विक वॉक थ्रू। नेगेटिव में कब रिस्पॉन्ड करना है, ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसअग्रीज। अगर कंफर्मिंग पार्टी को लगता है कि यार कुछ एक्सेप्शंस हैं, वी आर नॉट अग्रीइंग विद द सेम बैलेंस, हमारी बुक्स में बैलेंस कुछ और है, इन दैट केस आपको अगर रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नॉन रिस्पॉन्स, सर फेलियर टू रिस्पॉन्ड, कर ही नहीं पाए रिस्पॉन्स। पॉजिटिव के केस, नेगेटिव के केस में से ऑप्शन है ना करने का। तो अगर आपसे नॉन रिस्पॉन्स पूछ लिया जाए और आप लिख दो कि जब कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो नॉन रिस्पॉन्स, नहीं भाई, नॉन रिस्पॉन्स तो इज अ वैलिड ऑप्शन इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर तू अग्री करता ना भाई तो मत भेजियो, नो रिस्पॉन्स ही रख, बट अगर एक्सेप्शन है तब जरूर कर दियो, तो डिसएग्री करता है तब जरूर कर दियो। तो अगर आपसे नॉन रिस्पॉन्स पूछ लिया जाए 4 नंबर में, 2 नंबर में कि क्या होता है, तो यू शुड 100% स्टेट स्पेसिफिकली कि नो रिस्पॉन्स मतलब फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अभी तो फेलियर माना जाएगा, राइट। एक्सेप्शन क्या होता है सर, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड, राइट। जो डिफरेंस है, आपने कुछ मांगा, उन्होंने आप
उसके एंटिटी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ डिफरेंट बैलेंसेस हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्शन। चलिए सर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कब भेजेंगे, होती क्या है? सबसे पहले रिप्लाई टू ऑडिटर इन ऑल केसेस, आइदर बाय इंडिकेटिंग द अग्रीमेंट। सिंपल है, रीड कर लेना और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ऊपर जो फॉलो करवाया है समझाया वही है, राइट। अब अ रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑर्डिनरीली क्या होता है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस, राइट। There is a risk, however, that confirming party may reply to the information without verifying that the information is correct. कभी कभी क्या होता है, रिस्क रहता है कि यार कंफर्मिंग पार्टी ना, आपने बोला हाँ 5 करोड़ लेना है, उसने बिना देखे बिना सोचे बिना समझे हाँ हाँ 5 करोड़ ही, टरकाने के लिए। तो इस वजह से क्या है, थोड़ा रिस्क रहता है इसमें, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी की यार को देखो, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमें रिस्पॉन्ड करना, वो इन एज अ फेवर हमारे लिए कर सकते हैं, बट उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो 10 पॉजिटिव रिक्वेस्ट भी इग्नोर कर दे तो हम कोई उन पे एफआईआर तो करा नहीं सकते भाई, ना ही उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डाल सकते हैं। इट इज देयर विल, आई मीन अच्छी सी बना के भेजो, इजी सी बना के भेजो, वो दे पाएंगे तो दे देंगे, राइट। तो इट इज ऑलवेज अ रिस्क, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। चलिए सर, the auditor may reduce the risk by using positive confirmation requests that do not state the amount or the confirmation request and ask confirming party to fill the amount। कह रहा है यार एक काम करो, अगर इस रिस्क को कम करना है ना, आपको रिस्क क्या है, यही है ना, आपने बोला कि यार हमारी बुक्स में 15 लाख आ रहा है, आप कंफर्मिंग पार्टी को भेजोगे हाँ यार क्या 15 लाख आ रहा है, कंफर्मिंग पार्टी केयरलेसली कह देगी हाँ यार आ रहा है। वो कह रहा है कि इस रिस्क को कम करने के लिए अकाउंट बैलेंस बताओ ही मत, सीधा उससे पूछो भाई तेरी बुक्स में कितना आ रहा है, सीधा अपने क्लाइंट का नाम भेजो, उसका लिख के भेजो, सारा जो भी लिख के भेजना, जो भी पूछना है उसमें ब्लैंक डाल दो अमाउंट का कॉलम, बाकी सब लिखो कि ऐसे कस्टमर है, ये ट्रांजेक्शन्स है, इतनी ट्रांजेक्शन्स हुई, हम जानना चाहते हैं हाउ मच इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, हाउ मच इज द, मतलब ब्लैंक छोड़ दो। ये मत बोलो कि 15 लाख कंफर्म कर दी ना, अमाउंट बोलो ही ना भाई, सिंपल को कि यार ऐसे ऐसे आप वेंडर हैं, इतना माल खरीदते हो, इतना बेचते हो, ये करते हो, अगर बैलेंस कितना आ रहा है, इससे रिस्क कम हो जाएगा। अब बैलेंस उसको मुंह जुबानी तो याद नहीं होगा भाई, बैलेंस देखने के लिए वो बुक्स तो चलाएगा अपनी, टैली एसएपी ओरेकल जो भी सिस्टम है चलाएगा, उसमें बैलेंस देखेगा, इसमें लिखेगा, तो आपको एक कंफर्ट आ जाएगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा कि हाँ बंदे ने देखा है, अमाउंट देखा है, पार्टी खोली है, लेजर खोला है, उसमें से देख के लिखा है, देन साइन करके मुझे भेज रहा है, तो रिस्क थोड़ा कम हो रहा है, राइट। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या होता है सर, दीज आर ऑलवेज लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव, राइट, कोर्स सर। तो कहता है कि यार देखो, हर केस में नेगेटिव कंफर्मेशन यूज भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, नोट्स में अगर हम जाएं, तो क्या मैं इस केस में जिससे मैंने 20 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़, क्या इनके केस में मुझे नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सर क्यों? अरे क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है यार, 40-50 करोड़ का बैलेंस है, जिसमें से 20 करोड़ तो एक से ही है, ए से ही है, सिंगल पार्टी 20 करोड़, मैं इसको नेगेटिव थोड़ी भेजूंगा। अब मैं नेगेटिव भेजूंगा, भूल गया रिप्लाई करना, मैं तो मान लूंगा ना हाँ 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 देना है देना है देना है, क्यों भाई नेगेटिव भेजी थी? नहीं, जहां रिस्क ज्यादा है वहां पॉजिटिव भेजनी है, जहां रिस्क ज्यादा है, जहां रोमम ज्यादा है, वहां पॉजिटिव भेजनी है। आगे पढ़ते हैं सर, व्हेन टू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है बॉस, दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, राइट। व्हेन टू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन, जहां रोमम कम हो, जहां रोमम ज्यादा है वहां क्या करना है, पॉजिटिव जाना है, जहां रोमम कम है नेगेटिव इज एन ऑप्शन, राइट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इस बैलेंस से रिलेटेड ऑलरेडी काफी मिल चुके हैं, इसमें कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं, तो वी आर रिलाइंग ऑन दैट, राइट। इंटरनल कंट्रोल काफी अच्छे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि इसके गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, रिस्क मतलब कम है, अल्टीमेटली इंटरनल कंट्रोल हाई है तो रिस्क कम ही है ना यार। उस केस में भी आप क्या भेज सकते हो, नेगेटिव कंफर्मेशन। स्मॉल होमोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मतलब
होमोजीनियस मतलब एक जैसे, हेट्रोजीनियस मतलब बहुत डिफरेंट। होमोजीनियस सेम पॉपुलेशन के केस में नेगेटिव क्यों भेजना चाहिए, बताता हूं। सर मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन अगर है, मान के चलो 40,000, 30,000, 35,000, 45,000, 25,000, 28,000, 28,500, सर अमाउंट स्मॉल है, एक ही जैसी पॉपुलेशन है, होमोजीनियस। ऐसा नहीं है 5,50,00,000, 15,00,00,000, 25,00,000, 50,000, 45,000, एक रेंज है सर। स्मॉल अमाउंट्स की एक रेंज है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है। अब ऐसे खुद बोल रहा है कि अगर ऐसे केसेस हैं, ऐसी पॉपुलेशन है, तो उस केस में आप भेज सकते हो नेगेटिव कंफर्मेशन, राइट। एक्सेप्शन रेट बहुत ही लो हो कि यार गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। जहां एक्सेप्शन के चांस ज्यादा मतलब जहां आपको लग रहा है कि डिफरेंस निकलेगा, वहां पॉजिटिव भेजो। जहां एक्सेप्शन के चांस बहुत कम है, 50,000 ही है, उसके भी 50,000 ही होंगे, नेगेटिव भेज दे। नहीं नहीं, यहां क्या है, 15 लाख है, मेरे हिसाब से उसके 25 लाख होंगे, पॉजिटिव भेज, क्योंकि एक्सेप्शन रेट ज्यादा है, राइट। जब ये सारे फैक्टर्स अब जब मिल जाते हैं, दीज आर सर्टन फैक्टर्स जिसको कंसीडर करके आप डिसाइड करते हो कि आपको पॉजिटिव भेजनी है या नेगेटिव भेजनी है। नेक्स्ट इज नो सर्कमस्टांसिस ऑफ डिसरिगार्ड, मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं कि आप आपके देखो इसको अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये अल्टीमेटली रिस्क को इंपैक्ट कर रहे हैं। चाहे कोई भी पॉइंट उठा लो, इंटरनल कंट्रोल को उठा लो, इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं मतलब मेरा रिस्क कम है। स्मॉल होमोजीनियस पॉपुलेशन, स्मॉल अमाउंट, रिस्क कम है। एक्सेप्शन रेट बहुत ही कम है, मतलब मुझे पता है कि यार अल्टीमेटली 10,000 रिस्क है तो 10,000 ही उसका होगा, रिस्क कम है। अल्टीमेटली रिस्क के बेस पे ही डिसीजन लेना है, क्या आपने पॉजिटिव भेजनी है या क्या आपने नेगेटिव भेजनी है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप अच्छे से रीड भी कर रहे हो साथ साथ। लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स देयर इन द बुक। चलिए सर, सबसे पहले नेगेटिव कंफर्मेशन बोलता है कि यार देखो यार, अल्टीमेटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। अब आपको करना क्या है, तो करना ये है कि यूज नेगेटिव कंफर्मेशन ओनली व्हेन बिलो कंडीशंस आर प्रेजेंट। जब नीचे वाली 4 कंडीशन प्रेजेंट हो ना तभी भेजना, अदरवाइज मत भेजना। सर वो 4 कंडीशन कौन सी है? रोमम एज लो, रोमम होना चाहिए बहुत ही लो, एंड auditor has already obtained sufficient and appropriate audit evidences regarding operating effectiveness of the controls relevant। जिस रेलिवेंट एजर्शन से रिलेटेड आप कंफर्मेशन मांग रहे हो, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स अच्छे ही होने चाहिए। अगर कंट्रोल्स बहुत वीक हैं, बहुत खराब है, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो मतलब रिस्क ज्यादा है तो क्या भेजो? पॉजिटिव। नेगेटिव तब भेजने जबकि आप ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल्स पे कंफर्ट ले चुके हो एंड दे आर इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। और रोमम उसमें बहुत कम है, रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। द पॉपुलेशन ऑफ द आइटम सब्जेक्ट टू द नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर कंप्राइजेस द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजैक्शन कंडीशंस। नंबर लार्ज है, 500 ट्रांजैक्शन, 500 वेंडर्स है, अमाउंट स्मॉल है, 45,000, 50,000, 48,000, 42,000, 42, 53, इतने ही अमाउंट है, एक ही जैसे हैं, मतलब पॉपुलेशन लार्ज है, अमाउंट बहुत छोटा है, नेचर होमोजीनियस है। उस केस में कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव भेज देना। लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सेप्टेड, मतलब डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर डिसएग्रीमेंट होने के चांस ज्यादा है तो मतलब पॉजिटिव भेजना है, लो एक्सेप्शन रेट है तो नेगेटिव भेजना है। द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस और कंडीशन दैट वुड कोज रेसिपिएंट ऑफ द नेगेटिव, उसको ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं लग रहा कि यार ये जो ये जो नेगेटिव इसको भेज रहे हैं तो जो कंफर्मिंग पार्टी वो डिसरिगार्ड करेगी, वो उसको इग्नोर कर देगी। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो पॉजिटिव भेज दो। तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर ऑडिटर शुड गो फॉर
positive confirmation or he should go for negative confirmation. Accordingly, a failure of a confirming party to respond to a negative confirmation request provides significantly less persuasive audit evidence than response to the positive. चलिए सर, I hope you are reading it with me, right? Now I'll talk about एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो प्रोसीजर है. सर आपने तो बोला था रील बना के भेजने का है, नहीं भेजने का है, उससे काम नहीं होगा आपका, राइट? उल्टा इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में आपको अंदर कर दिया जाएगा. चलिए, व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल, देखो हमने 4 स्टेप पढ़े थे यार, 4 स्टेप पढ़े थे. सबसे पहले पूछना क्या चाहते हो, डिटर्मिन द इंफॉर्मेशन टू बी सॉट. उसके बाद सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पार्टी. अरे किससे पूछना है? एक्सिस बैंक के सीईओ से पूछोगे अकाउंट बैलेंस? नहीं नहीं सर, ब्रांच मैनेजर ठीक है. तो अप्रोप्रिएट पार्टी का पता होना चाहिए. डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड फॉलो. सबसे पहले अभी इन्हीं चारों पॉइंट्स को क्या किया गया है, नीचे डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है. लेट्स हैव अ लुक. डिटर्मिन द इंफॉर्मेशन टू बी सॉट. क्या टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट पूछना है, कॉन्ट्रैक्ट्स पूछने हैं, ट्रांजैक्शंस की डिटेल चाहिए आपके और हमारी क्लाइंट के बीच में क्या क्या हुई, या टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस सच एज साइड एग्रीमेंट. ये सब कैसे टाइप्स हैं, अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर टाइप्स. दे मे ऑल्सो बी यूज टू कंफर्म दीज ऑल 4 थिंग्स. क्या पूछना है? सिंपल है यार, अग्रीमेंट टर्म्स, ट्रांजैक्शन, साइड एग्रीमेंट, सिंपल. डिटरमिन इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड. सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पार्टी. अप्रोप्रिएट पार्टी कौन होगी? जिसके पास नॉलेज होगी, विच इज नॉलेजेबल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी सॉट. विच पार्टी इज नॉलेजेबल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड. जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी है, पार्टी के पास उसकी नॉलेज होनी जरूरी है. सर डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, थोड़ा 4-5 पॉइंट इसके अंदर मिलेंगे. देखो ऊपर वाले तो सिंपल है, एक बार पढ़ोगे दिमाग के अंदर छप जाएंगे. कोई मेमोरी टेक्निक, इसमें क्या टेक्निक, इसमें कुछ है भाई? किससे मांगोगे? जिसके पास नॉलेज होगी. ये इसमें मेमोरी टेक्निक चाहिए. क्या कंफर्म करोगे? बैलेंस, टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजैक्शन. मेमोरी टेक्निक चाहिए. क्या चाहिए भाई? ऊपर अभी तक कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेमोरी टेक्निक चाहिए? कोई भी नहीं आया. सिंपल है, जहां जरूरत होगी. देखो यार, मेमोरी टेक्निक देना भी ना एक आपको हमेशा इतनी ही मेमोरी टेक्निक देता हूं जितनी तुमसे डाइजेस्ट हो जाएगी, और जिसको तुम ऑप्टिमम यूटिलाइज करके ना एग्जाम में कुछ उखाड़ पाओगे. हर जगह ये उल्टे सीधे शब्द बनवा के दे देना, जहां जरूरत नहीं है वहां भी दे देना. जो कॉन्सेप्चुअल है कॉन्सेप्चुअल है, इजी टू रिटेन है, इजी टू रिमेंबर है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. डिजाइन ऑफ अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डायरेक्टली क्या करता है? अफेक्ट करता है किसको? रिस्पॉन्स रेट को. आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी आपको रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी. आपने उससे इतनी चीजें मांग ली, उसने कहा यार इसको कल देखेंगे यार, कल उसके पास और काम आ गया, उसने कहा इसको अगले हफ्ते देखेंगे यार. फिर आपने फॉलोअप डाला, यार वो कहे यार दफा हो यार, मेरे पास नहीं है इतना टाइम. आपने डिजाइन ही ऐसा किया. आपको एबिलिटी देखनी चाहिए थी ना पार्टी की, कंफर्मिंग पार्टी की. वो आपको अकाउंट बैलेंस तो बता सकती थी. आपने उससे पूछ लिया एक एक इनवॉइस के अगेंस्ट कितना कितना पैसा आया, कितना कितना आउटस्टैंडिंग. अरे वो ये थोड़ी थोड़ी देगा यार, वो रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट का डिजाइन ही खराब है. आपका रिस्पॉन्स रेट बिल्कुल और खराब हो जाएगा. वो बिल्कुल नहीं करेगा आपको रिस्पॉन्स. वो चिट्ठी को फाड़ के फेंक देगा बाहर. क्या देगा? मुझे मिली नहीं भैया, दोबारा भेजो. दोबारा भेजो को फिर क्या देगा? नहीं मिली. जैसे कोर्ट के आते हैं ना समन, बड़े सारे लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं भाई जाके कोर्ट में बोल दे बंदा था ही नहीं, चिट्ठी मिली ही नहीं भैया. चलो, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि डिजाइन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा रिस्पॉन्स रेट को. कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स रेट क्या होगा ये डिजाइन पे डिपेंड करेगा. फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूड. क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. आप पंचायत के सरपंच को चिट्ठी लिख के भेज रहे हो,
आपके क्लाइंट की वहाँ ज़मीन है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है कि क्लाइंट ने ज़मीन खरीदी है और आपने उसको ईमेल कर दी। अबे यार, किसी गांव के पंचायत का सरपंच को ईमेल आईडी थोड़ी लेके बैठा है, वो तुम्हें कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो वही कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्पॉन्स रेट इसी से ही डिसाइड होगा। अब आपको वो डिजाइन कैसे भेजना है, इसके पीछे इसी के ऊपर डिपेंड करता है रिस्पॉन्स रेट। तो डिजाइन करते वक्त ये फैक्टर जरूर कंसीडर कर लेना, ए बी सी डी ई एफ जी 7 फैक्टर हैं, इनको दिमाग में रखते हुए एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना। किसी खेत के सरपंच से तुमने कंफर्मेशन लेनी है, उसको तुम ईमेल भेजोगे? नहीं भेजोगे ना यार। तुम्हारे क्लाइंट का वेंडर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेजोन के उसने पैसे देने हैं या उससे लेने हैं, अब अमेजोन को तुम चिट्ठी लिख के भेजोगे? ईमेल करो भाई। अमेजोन में और गांव के सरपंच में बहुत फर्क है, यही फर्क है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तुमने अमेजोन को चिट्ठी भेज दी, सरपंच को ईमेल भेज दी, दोनों से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स रेट तुम्हारा खत्म, क्योंकि तुम्हारी डिजाइन जो है ना वही खराब, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हारा गलत है। गेटिंग माई पॉइंट? देर आर 7 पॉइंट्स विच वील सी। पहला क्या है? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, assertions being addressed। आप उससे पूछना क्या क्या पूछना चाह रहे हो, वैल्यू पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, एग्जिस्टेंस पूछना चाह रहे हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, उसको दिमाग में रखो पहले। राइट? एग्जिस्टेंस पूछनी है तो आप सरपंच को चिट्ठी लिख के भेजो कि भाई इसकी, हमारे क्लाइंट की यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी जमीन है या नहीं है, बस सिंपल। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी सही है, असर्शंस, क्योंकि आप एग्जिस्टेंस ही तो चेक कर रहे हो, सरपंच आपको बता देगा उसकी जमीन है। राइट? चलो सर, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रोमम इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। सर रोमम कितना है, रोमम पे ही डिपेंड करेगा कि भाई डिजाइन क्या होना चाहिए। राइट? देखो यार, ये सब रिस्क ना भाई, रिस्क पे ही पूरा ऑडिट ना, रिस्क बेस्ड बहुत सारी, तुम्हें सच सच बताऊंगा, अभी जितने भी मैं क्लाइंट कॉल्स में जाता हूँ ना, आई एम प्रैक्टिसिंग सीए। मैं सिर्फ कोचिंग नहीं देता, सिर्फ पढ़ाता नहीं, आई यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग विद डिलॉयट सिंस 7 years। आजकल जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज की हमारी प्रपोजल कॉल्स होती हैं, क्लाइंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपकी अप्रोच क्या रहती है ऑडिट की, ऑडिट की अप्रोच क्या है। तो हम बोलते हैं हम रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं, रिस्क बेस्ड। और एक्चुअल में ना ऑडिट पूरा रिस्क बेस्ड हो गया है। वो जमाने चले गए जब मोर एंड मोर वाउचिंग, मोर एंड मोर वेरिफिकेशन, वो जमाने चले गए। अभी यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरा कहां ज्यादा है कहां कम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिमिलर टाइप के पॉइंट्स आपको बहुत जगह मिलेंगे और आपको समझ, इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। इसीलिए मैं इसमें ज्यादा तुम्हें मेमोरी टेक्निक दे रहा, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही किंग है बॉस। चलिए, द अबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड पार्टी टू कंफर्म, क्या वो अबिलिटी है उसकी? आपने बोला कि यार 20 करोड़ के क्रेडिटर आ रहे हैं आपकी पार्टी के नाम पे, ए से आपने ए के देने हैं, आपने बोला यार, अब आप ए से सिर्फ ये पूछ लेते क्या 20 करोड़ लेने हैं तो वो बता देता। आपने क्या पूछा उससे? मुझे एक बात बता, मेरे क्लाइंट की बुक्स में ना 20 करोड़ देने आ रहे हैं, क्या तूने 20 करोड़ लेने हैं? और जो लेने हैं वो किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना कितना पैसा लेना है? अबे भाई, वो वेला बैठा है, वो वेला बैठा है, उसकी एबिलिटी नहीं है देने की, वो खाली थोड़ी बैठा है, तुम्हें इनवॉइस वाइज डिटेल क्यों देगा वो? राइट? The ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information, for example individual amount versus total balance। total balance बोलते हो दे देता झट से, तुम तो यार वो उंगली पकड़ाई हाथ खींचने वाली हरकतें कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशंस एंड एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। confirming party may only be willing to respond to the confirmation request containing management's authorization, prior experience, layout and presentation। तीनों पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो यार,
बात ये है, क्लाइंट हमारा, राइट, पार्टी थर्ड पार्टी, हमारी क्लाइंट वो तो है नहीं, हमारी क्लाइंट तो हमारा क्लाइंट है। ए जो थी वो तो दूसरी पार्टी थी ना यार, हमारा उस पर तो बस नहीं चलता। और ए के पास आपसे नहीं, बहुत सारी कंपनी से रिक्वेस्ट आती होंगी, बहुत सारे सीएस भेजते होंगे रिक्वेस्ट। अब ई पॉइंट कह रहा है कि फैक्टर्स को दिमाग में रखना है। वन ऑफ द फैक्टर इज कि मैनेजमेंट कितना एनकरेज कर रही है, ऑथराइज कर रही है। अगर तो मैनेजमेंट ही इनकरेज नहीं कर रही, मैनेजमेंट का इनकरेज करना जरूरी है ना यार। अल्टीमेटली पैसा क्लाइंट ने मैनेजमेंट उसको देना है, ए को मैनेजमेंट ने देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा क्लाइंट देगा अपने वेंडर को। अब क्लाइंट अगर कहेगा ना कि यार मेरा ऑडिटर है, मेरा ऑडिट चल रहा है भाई, देख 20 करोड़ की कंफर्मेशन मांगेगा और तेरे पास लेटर आएगा, तू मुझे मत दियो, डायरेक्टली उनको दे दियो जो भी बैलेंस, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो दोनों पार्टी तो रोज डील करती है ना, मैं तो ऑडिटर हूं, मैं तो यार अब साल के बाद आया हूँ, और मेरी वो एक क्यों सुनेगा, क्योंकि मेरे लिए वो थर्ड पार्टी, मेरे लिए पार्टी तो क्लाइंट है। तो क्लाइंट अगर कह देगा ना ए को, क्लाइंट ने ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई को बोल दिया कि यार मेरा ऑडिट चल रहा है भाई, कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट आएंगी, प्लीज रिस्पॉन्ड कर देना टाइमली डायरेक्टली मेरे ऑडिटर को, तो सब कर देंगे। अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि यार मत करना, ऐसे दिमाग खाएगा तुम्हारा ऑडिटर, तुम एक बार भेजोगे वो 4 रिक्वेस्ट और भेजेगा, वो उसको डिस्करेज कर देगा कि यार ऑडिटर का दिमाग खराब है। तुम एक बार रिप्लाई करोगे, 4 बार और भेजेगा, फिर हर महीने भेजेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर इज कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्या मैनेजमेंट इस चीज को एनकरेज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, डिस्करेज कर रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, राइट। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट विद सिमिलर एंगेजमेंट, प्रायर एक्सपीरियंस तो यार देखो उसके बेस पे पता लग जाता है। द लेआउट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसका लेआउट क्या होगा मैं आपको दिखा दूंगा। लेआउट इज प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट अ टेम्पलेट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैंने बुक में भी लास्ट पेज पे अटैच किया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, राइट। चलिए सर फटाफट से 7 के 7 पॉइंट एक बार रीड करें जल्दी से जल्दी। आई विल गिव यू 10-15 सेकेंड्स मैक्स। चलिए सर, डी पॉइंट इज फॉलो अप ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो अप। 3.5 एवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन, एविडेंस तो मिल गया, अब उसको इवेल्युएट करो। हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी ने अग्री कर लिया हो, आपने पूछा कंफर्मिंग पार्टी से क्या 10 करोड़ लेना है, कंफर्मिंग पार्टी ने कहा हाँ 10 करोड़ लेना है। क्या हमारे क्लाइंट ने 10 करोड़ देना है? हाँ देना है। दिस इज वन। कंफर्मिंग पार्टी कह रही है 10 करोड़ नहीं है 5 करोड़ है, दिस इज एक्सेप्शन। कंफर्मिंग पार्टी को अपने भेजा क्या 10 करोड़ लेना है, कंफर्मिंग पार्टी ने रिप्लाई नहीं किया, वो कह रही है हमें नहीं पता यार, फाड़ के फेंको चिट्ठी है, नो रिस्पॉन्स। मतलब अग्री भी हो सकती है, डिसअग्री यानी कि एक्सेप्शन भी हो सकती है, इग्नोर भी कर सकती है, और पार्शली अग्री भी हो सकती है, अनरिलायबल सा आंसर भी हो सकता है कि यार ऐसा रिस्पॉन्स भेजा जिसपे ना रिलाई करने का मन नहीं कर रहा, हमने कुछ और पूछा था उसने कुछ और भेज दिया, हमने चिट्ठी लिखी थी ब्रांच मैनेजर को, आंसर दे रहा है सिक्योरिटी ऑफिसर। रीजन 50 हो सकते हैं बट अल्टीमेटली इट इज नॉट रिलायबल फॉर अस। These are certain evaluations. चलिए सर, let's just have a look. Sir, when evaluating the results of individual external confirmation request, the auditor may categorize such request as follows. सबसे पहले indicating the agreement without exception, मतलब 10 करोड़ के अगेंस्ट 10 करोड़ का अपने पास कंफर्मेशन आ गया, क्लियर है, राइट। सर, अ रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन, 10 करोड़ मांगा था, सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी ने बोला 8 करोड़ का बैलेंस है, दिस इज एन एक्सेप्शन। दिस इज ऑल्सो यू हैव टू इवेल्युएट। अब इसके आगे रीजन ढूंढने हैं इसके कि ऐसा क्यों आ रहा है भाई, तुम बोल रहे हो 10 करोड़ देना है, अगला कह रहा है 8 करोड़ देना है, ये सब बकवास क्या है, इसको इवेल्युएट करना है। थर्ड इज
अ रिस्पॉन्स डीम्ड अनरिलायबल। भाई पता नहीं ऐसा अटपटा सा रिस्पॉन्स आया है, एक तो चिट्ठी लिख दी ब्रांच मैनेजर को, भेज रहा है सिक्योरिटी ऑफिसर। पूछा था क्या, बता रहे क्या। पूछा था एफडी में कितना बैलेंस है, बता रहे सेविंग्स और करंट का। पता नहीं क्या है, अनरिलायबल रिस्पॉन्स है, मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकता। राइट, डी इज नो रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स आया ही नहीं। चलो जी, छुट्टी, चारों के चारों पॉइंट आया ही नहीं। फटाफट से रीड करो, देन वी विल मूव अहेड। बस खत्म है ऐसे यार, कुछ रह ही नहीं गया, इतना ही है। जोत से जोत जलाते चलो। चलो जी, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3.6 क्या कहते हैं ना, कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मैनेजमेंट रिफ्यूजल मतलब, देखो यार पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है फिर से समझो। अब हमने क्लाइंट के वेंडर को, हमारे लिए थर्ड पार्टी है वो, कंफर्मिंग पार्टी है, हमें क्लाइंट के वेंडर से या क्लाइंट के कस्टमर से या क्लाइंट के बैलेंस बैंक से कुछ कंफर्मेशन चाहिए। हम बोल रहे हैं क्लाइंट को कि यार ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम ABCWXY और एक बैंक को भेजना चाहते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्लाइंट बोले यार मत भेजो सर। क्या सर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर क्या है इसका एक जस्टिफाइड रीजन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि यार देखो मान के चलो क्लाइंट की बुक्स में आ रहे हैं किसी भी कस्टमर से 50 लाख लेने हैं। राइट, अब क्लाइंट का उस कस्टमर के साथ क्या चल रहा है, डिस्प्यूट। क्लाइंट ने 50 लाख खड़े कर रखे हैं, लेकिन क्लाइंट को पता है कि 10 लाख के लिए ना एक डिस्प्यूट चल रहा है उसी कस्टमर से। वो कहता है 40 लाख देने हैं, हम कहते हैं 50 लाख लेने हैं। अब क्लाइंट ऑडिटर को बोलता है कि सर देखो बात यह है, हमें कोई दिक्कत नहीं है एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, आप 10 पार्टी हैं, आप भेज दो 9 को, बट एक इस पार्टी को मत भेजो सर, क्योंकि इसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हम बोलते हैं 50 लाख लेना है, वो कहता है 40 लाख देना है। 10 लाख का ना गड़बड़ चल रहा है, रोज हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम झगड़ा भी कर चुके, कोर्ट केस की नौबत आ रखी है। अब अगर आप इसको 40 लाख वाला 50 लाख वाला कंफर्मेशन भेजोगे ना, बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। हमने अंदर अंदर बना रखा है 40 लाख, अब आप भेजोगे वो मुद्दा फिर से छिड़ जाएगा। और कभी कभी ये भी केस हो सकता है कि यार हमने अपनी बुक्स में प्रोविजन बना लिया 10 लाख का, हमने बुक्स में 40 लाख कर दिए, उसकी बुक्स में वैसे ही 40 लाख हैं, वो तो हम उसको बोलते रहते हैं कि 10 और हैं, 10 और हैं, 10 और हैं, तेरे से लेंगे 10 और, लेंगे 10 और। अगर आपने इसको 40 लाख भेज दिया ना, वो और पक्का हो जाएगा। वो कहेगा तुम्हारा ऑडिटर कह रहा है तुमने 40 लाख लेने हैं, तुम कहते हो 10 और लेने हैं। जब तुम्हारे ऑडिटर ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगी थी ना, तो उसमें 40 लाख लिखा हुआ था, मैं भी कह रहा हूँ 40 लाख देने हैं, ऑडिटर भी तुम्हारा कह रहा है 40 लाख लेने हैं, तुम क्यों झगड़े कर रहे हो 10 लाख के लिए? ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। तो वैलिड रीजन है यार, अभी क्लाइंट भी कह रहा है कि यार आप भेजोगे तो क्लेश हो जाएगा, मत पंगे पड़ो। तो सर क्या हम इस केस में, क्या हम, क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज दैट, क्या हम इस केस में क्लाइंट की बात मान सकते हैं, यस और नो? क्या हम क्लाइंट की बात मान सकते हैं, क्या हम स्किप कर सकते हैं? चलिए सर, लेट्स अंडरस्टैंड मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ, मैनेजमेंट ने बोला यार इस पार्टी को मत भेजो। ऑडिटर का सबसे पहला काम इंक्वायर करो, आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो, आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो, हम क्यों ना भेजें, व्हाट इज द रीजन? हो सकता है रीजन वैलिड हो, अगर ऐसा ही रीजन है तो मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा लूंगा और इसको समहाउ ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगा करके कंफर्ट ले लूंगा, देन आई यू नो विल बी एबल टू गिव ओपिनियन। बट आपने मैनेजमेंट से बात करी कि यार मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये 10 लोगों को भेजनी है, आप अब बता दो कब भेजे। मैनेजमेंट बोला यार देख बात ये है ऑडिटर साहब, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको हम भेजने नहीं देंगे,
ऑडिटर ने कहा बट वाई, तो हमारा मतलब आपका तो इसमें ये तो ऑब्लिगेशन हमारी है ना, हमारे राइट है, हमारा पावर है हमारे पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने की। मैनेजमेंट बोला भाई गलती से भेज मत देना। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या है? मैनेजमेंट ने कहा बस वो नहीं पता क्या है बट गलती से भी भेज मत देना। मैंने कहा तो रीजन कुछ तो होगा, स्टैंडर्ड में हमें बताया गया कि यार इंक्वायरी तो कर लो, क्यों मैनेजमेंट का रीजन क्या है मना करने का? वाई आर यू रिफ्यूजिंग, वाई आर यू नॉट अलाउइंग अस टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन? आपकी बुक्स बोल रही हैं आपने डेटर से क्रेडिटर से इतना इतना पैसा लेना है देना है, वही तो हम पूछ रहे हैं। मैनेजमेंट कह रही है रीजन गए तेल लेने, नहीं भेजनी तो नहीं भेजनी। ऐसे केस में क्या करें भाई? ऐसे केस में सबसे पहले तो रोमम रीवैल्यूएट करो कि भाई ये तो बड़ी अजीब चीज है यार, मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा लग रही है। खुद की इनकी बुक्स दिखा रही है बैलेंस, हम कह रहे हैं कंफर्म कर लेते हैं, कह रहे हैं नहीं करना। व्हाट इज द रीजन? रीजन दे नहीं रहे। तो सबसे पहले तो मेरा रोमा मुझे रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, इंटीग्रिटी, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑन रोमम। क्या मेरा इस पॉइंट की वजह से क्या मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऊपर नीचे जा रहा है? जाएगा इस केस में। लेकिन अगर पुराने वाला केस लेके देखें जिसमें मैनेजमेंट ने बोला 10 पार्टीज हैं, ऑडिटर साहब कोई नहीं, आप भेज लो, नो को भेज लो, एक को मत भेजना बस, उसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हम कहेंगे सर कोई बात नहीं, वी अप्रिशिएट एंड वी एक्नोलेज, आप प्लीज हमें जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है उसके क्योंकि हमारे हमें अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करने होते हैं, आप डिस्प्यूट जो चल रहा है उसके पेपर दे दो हमें। मैनेजमेंट ने कहा ये लो पेपर, ये देखो ईमेल्स, इसी 10 लाख के चक्कर में रोज ईमेल ईमेल पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ये डिस्प्यूट भी डला हुआ है, सारा एस्केलेटेड है सर ये। हमें कंफर्ट आ गया, ठीक है यार 10 पे भेजनी थी, 9 पे तो भेज ही दी, एक पे उसने मना किया, इंक्वायरी करी तो वैलिड रीजन दिया, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाए मैंने, डिस्प्यूट के पेपर देखे, स्पेसिफिक मैंने आगे की जो सब्सिक्वेंट पीरियड की कलेक्शन थी वो देख ली, अब मुझे कंफर्ट आ गया है। तो इससे मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हिला, बट उस केस में हिल जाता, राइट? तो सबसे पहले इंक्वायर द रीजंस, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस एंड परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। चलिए सर, अगर ऑडिटर ये तीनों करने के बाद कंक्लूड करता है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड किया मैनेजमेंट जो है अनरीजनेबल, बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल लॉजिक्स दे रही है, कोई मैनेजमेंट के पास कारण नहीं है ना भेजने का, हमें रोकने का, बट वो रोक रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ऑल्टरनेट प्रोसीजर करने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे सर? communicate to the TCWG and modify in SA 705, communicate to the TCWG and modify 705 में, जो हमारा अगेन एक ब्रह्मास्त्र है वो हम यूज करेंगे, 705 में मॉडिफाई कर देंगे, राइट? आर वी गुड ऑन दैट? फिर से एक बार ध्यान से सुनो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देयर कुड बी ए केसेस जिसमें मैनेजमेंट आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने से रोक दे, दे मे रिफ्यूज यू। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले आपको क्या करना है? इंक्वायरी करनी है, डिस्कस विद मैनेजमेंट कि व्हाई आर यू रिफ्यूजिंग, व्हाई आर यू स्टॉपिंग अस टू शेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, राइट? उसका रीजनेबल रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है? दे कुड बी टू केसेस, राइट? एक केस में मैनेजमेंट आपको जस्टिफाइड रीजन दे दे, जैसे कि आपने 10 पार्टीज में से 9 को भिजवा दिया, एक को मना किया, उसका रीजन दिया, आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करोगे, देन फाइनली आप कंक्लूड कर लोगे आंसर। बट पॉइंट इज, इशू वहां आता है जहां मैनेजमेंट आपको जस्टिफाइबल रीजन नहीं दे पाती। आप इंक्वायरी कर रहे हो, मैनेजमेंट के पास आपको रोकने का कोई कारण आपको मिल नहीं रहा, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यू विल हैव टू इवेल्युएट क्या इसका इंपैक्ट आपके रोमम पे आ रहा है या नहीं आ रहा। देयर कुड बी ए केस जहां पे रोमम पे आ रहा हो, एंड देयर कुड बी केस जहां ना आ रहा हो। इन ऑल सच केसेस यू हैव टू डू ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू गेट कंफर्ट। अगर आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी कंफर्ट नहीं मिलता, देन यू हैव सेम ब्रह्मास्त्र विच वी ऑलवेज यूज, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो और ऐसे 705 में जाके मॉडिफाई कर दो बॉस। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, डन है बॉस। आर वी गुड ऑन दैट? आर वी क्लियर ऑन दैट? प्लीज हैव अ लुक एट द चार्ट, प्लीज हैव अ लुक।
चलिए सर, लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स देयर इन द बुक। दिस एंटायर ऐसे इज कंप्लीटेड, अभी इसमें कुछ रह नहीं गया है। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, अलाउ नहीं करती है टू शेयर सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या करना है आपको? इंक्वायर करना है, मैनेजमेंट्स के रीजन पूछने हैं, एंड सीक ऑडिट एविडेंस। अगर और सेकंड स्टेप इवेल्यूएट द इम्प्लीकेशन। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये पेन की जगह इरेजर पिक हो रहा है। चलिए सर, अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज करती है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्या आपको करना है? स्टेप्स टेकन बाय ऑडिटर। सबसे पहले इंक्वायरी करनी है एज टू मैनेजमेंट रीजन, सर उसके रीजन क्या है, एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। आपको मैनेजमेंट रीजन बताए, आप रीजंस को इवेल्युएट करो, राइट। जैसे कि हमने क्या मांगे थे? डिस्प्यूट के पेपर्स मांगे थे। मैनेजमेंट ने बोला, इंक्वायरी करी कि यार इसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, हमने वी सीक ऑडिट एविडेंस, उससे हमें वैलिड प्रूफ मिल गया कि हाँ यार 10 में से 9 पार्टीज को भिजवा दिया, एक के केस में जो डिस्प्यूट के पेपर थे वो मैं दे दिए। देन ऑफ कोर्स इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस कि क्या इससे मेरे रोमम के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, क्या मेरा रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है। देन परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। देन अगर आपको फिर भी कंफर्ट नहीं मिलता, मैनेजमेंट का जो क्लेम्स हैं वो अनरीजनेबल है, जस्टिफिकेशन अनरीजनेबल है इंक्वायरी में जो उसने बताई, एंड यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, उस केस में यू शैल हैव टू कम्युनिकेट विद TCWG एंड अकॉर्डिंगली 705 में जाकर के आपको क्या करना है? मॉडिफाइड ओपिनियन दे देना है, राइट। चलिए सर, आगे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऊपर वाला ही नीचे दोबारा से एक बार डिटेल प्रोसीजर लिखे हुए हैं। व्हेन मैनेजमेंट रिफ्यूज, इंक्वायरी करनी है, सीक ऑडिट एविडेंसेस, दे मे रिवील फ्रॉड। देखो रीजनेबलनेस, ये इंक्वायरी रिलेटेड पूरा पॉइंट है। अब इम्प्लीकेशन रिलेटेड क्या है सर? ऑडिटर मे कंक्लूड इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू रिवाइज रोमम। वो जो सेकंड पॉइंट था ना, रोमम के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, रोमम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, राइट। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको रीड आउट कर लेना। एंड एसे इज ओवर। ये मैंने एक लास्ट में आपको दिया हुआ है, ये टेम्पलेट है कि प्रैक्टिकली एक्सटर्नल कंफर्मेशन का लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन कैसा होता है, राइट। लेटर हेड हमेशा किसका होता है? क्लाइंट का होता है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी मुझे नहीं जानती ना यार, उसको कैसे पता लगेगा कि मैं उसका ऑडिटर हूं? वो चिट्ठी देख के उसको समझ में आना चाहिए कि इसके DNF के ऑडिटर ने पूछा है। तो इसी वजह से होगा क्या, क्लाइंट का लेटर होगा, बट लिखा उसमें क्या जाएगा? आर ऑडिटर्स मोहित कुकरेजा एंड कंपनी आर ऑडिटिंग आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विशेस टू ऑब्टेन डायरेक्ट कंफर्मेशन। लिखा उसमें सारा यही हुआ है कि ऑडिटर को डायरेक्ट रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, आप उसको रिटर्न इट इन द एनक्लोज्ड रिप्लाई एनवेलप डायरेक्टली टू द मोहित कुकरेजा। ये बोला भी जा रहा है कि डायरेक्टली उसको भेज देना, बट लेटर हेड किसका है? क्योंकि उसको कैसे पता लगेगा थर्ड पार्टी को कि यार ये मेरा ऑडिटर है, राइट, मैं इसका ऑडिटर हूं, ये पता तो लगना चाहिए ना बॉस। सो दिस इज व्हाट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लुक लाइक्स। आप अमाउंट ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, अमाउंट के अंदर 15 CR जो भी डालना है वो भी डाल सकते हो। देन सिग्नेचर, देन आप रिस्पॉन्स का एक कॉलम छोड़ देते हो, जो कंफर्मिंग पार्टी अपना रिस्पॉन्स यहाँ लिख देती है, मे बी कुछ टर्म्स रिलेटेड हो सकता है, अमाउंट रिलेटेड हो सकता है, सिग्नेचर कर देगी, डेट डाल देगी, एंड दैट्स इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो यू विल बी एबल टू स्कोर 4 to 6 मार्क्स। अगर भाई अच्छा लगा तो शेयर कर देना, ना अच्छा लगा तो मत करना, अच्छा लगा तो जरूर कर देना। चलो, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।